बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि अपने वेडिंग ड्रेस में होती है, लेकिन यहाँ पर रैनन खुद ही कुछ कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है। एंड यहाँ पर वो सामने डेजी को देखकर भी शॉक हो जाती है और उसे कहती कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो चुका था। डेजी कहती कि तुम्हारे सर पे क्या लग गया है, तुम ऐसी बातें कर रही हो। वहीं यहाँ पर रैनन अपना फेस मिरर में देखती है, तब जाके उसे ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है मेरा वापस से रीबर्थ हुआ हो। फिर बाद में यहाँ पर आज उससे पूछती है कि आज कौन सा दिन है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब डेजी उसे बताती है कि आज तुम्हारी जी के साथ में शादी है। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन प्रेग्नेंट थी एंड वहाँ पर जी था जहाँ पर जी उससे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहा था। रैनन यहाँ पर उसे पूछते कि इतने सालों बाद अब क्यों मुझसे तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो, तुम मुझसे शादी क्यों की। जी यहाँ पर कहने लगता है कि तुम ये फैमिली की बस बेटी थी, इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी, वरना मैं तुम जैसी लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो फिर जी भी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे धक्का मार देता है। यहाँ पर रैनन जी से कहने लगती है कि मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोच कर तो देखो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मेरे साथ बच्चा करना क्यों चाहते थे। यहाँ पर जी कहने लगता है कि ये फेस के साथ मैं तुम्हारे साथ बच्चा कभी भी नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें बच्चा चाहिए था बस इस वजह से ये सब हुआ, वरना तुम्हारे इस फेस पे जिस पे इस तरीके का मार्क है मैं तो उसे जिंदगी में देखना भी ना चाहूँ। यहाँ पर रैनन कहने लगती है कि भूलो मत, ये मार्क सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हें बचाने के चक्कर में। जी कह रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे बचाया है। एंड यहाँ पर इतनी देर में शीन आ जाती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि जाने दो जी, इसके साथ बहस करके कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी इसकी सारी प्रॉपर्टी और एसेट अब हमारे नाम पर हो चुकी है, तो फिर अब हमें इससे और क्या ही चाहिए। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा मोटिव तुम्हारे साथ शादी करना तो कभी नहीं था, वो तो तुम थी जिसे मैं पसंद था, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है, मुझे तो बस तुम्हारी फैमिली की एसेट से मतलब था जो कि अब मुझे मिल चुका है। यहाँ पर शीन कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रैंडपा इकलौते बच्चे, अगर हमने उनके साथ कुछ कर दिया तो। फिर यहाँ पर जबरदस्ती वो उससे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर बाद में वो उसके सामने कुछ पिल्स होते हैं वो रखकर भाग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रैनन ठान लेती है कि पास्ट लाइफ में तो मैंने ये सब होने दिया, लेकिन मुझे वापस से इस रीबर्थ का मौका मिला है जहाँ पर मैं अपना हिसाब चुकता कर तो पूरा का पूरा रहूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रूम का वेट कर रहे होते हैं, यानी किसी का आपस में सभी लोग बात करने लगते हैं कि कहीं ग्रूम यहाँ से भाग तो नहीं गया है ना। फिर बाद में डेजी यहाँ पर रैनन से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है किसी कहाँ पर गया होगा। तो फिर बाद में रैनन बोलने लगती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो यहाँ पर आए ना, हम यहाँ पर ग्रूम का चेंज कर सकते हैं। डेजी कहती कि तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो। रैनन बोलते कि हाँ, उसके साथ शादी करने से तो अच्छा है मैं किसी और के साथ शादी करूँ। यहाँ पर तो मैनेजर भी आकर पूछता है ग्रूम आया नहीं है तो क्या हमें शादी कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन रैनन ऐसा करने से मना कर देती है। फिर यहाँ पर मैनेजर अनाउंसमेंट करने लगता है जहाँ पर ग्रूम देरी से आने वाला है, लेकिन ग्रूम देरी से नहीं आता, ग्रूम तो टाइम पर आ जाता है। एंड यहाँ पर उसके होने वाला हस्बैंड यानी कि फियांसे बनकर आता है चान। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन को बहुत पहले से पता था कि जी इस शादी में नहीं आने वाला और ये इसका ही बदला निकालने के लिए उसका मजाक उड़ाना चाहता था। इस वजह से रैनन चली जाती है उसके भाई के पास पे, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि अगर मैं उसके भाई के साथ में ये शादी करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भी हमारी शादी के 1 साल बाद उसका भाई मर चुका था। दूसरा यहाँ पर चान अपनी मम्मा के साथ बात कर रहा होता है कि मैं बिजनेस मैरिज बिल्कुल नहीं करूँगा। इतने में ही रैनन आ जाती है जो उसे अपने आप से शादी करने के लिए कहती है। चान उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ शादी मैं नहीं कर सकता और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो। रैनन यहाँ पर उसे कहती है कि देखो, मेरे साथ शादी करोगे तो फायदे में रहोगे और मैं तुम्हें उसकी फैमिली के साथ में लड़ने के लिए अलग अलग सीक्रेट्स बताऊंगी। फिर यहाँ पर बाद में चान उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर डेजी कहने लगती है तुम क्या मेरे भाई के साथ भी शादी करने वाली हो। तो फिर रैनन बोलने लगती कि हाँ, अभी ग्रूम तो आया नहीं है तो मैं इतनी सारी मेहनत वेस्ट कैसे जाने दूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन के मॉम डैड आ जाते हैं जो उसकी शादी को अपोज करने लगते हैं। मन में रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरे मॉम डैड और मेरी बहन, ये तीनों की तरह ने पूरे लाइफ में मेरा साथ कभी भी नहीं दिया। और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन ने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था और उसकी ग्रैंडपा की रैनन बहुत प्यारी होती है। ग्रैंडपा ने यहाँ पर रैनन को खास तोहफा भिजवाया था जो कि दूर से शीन देख रही थी और मन में कहने लगती है कि जब देखो तब ग्रैंडपा इसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मुझे नजरअंदाज कर देते हैं।
तो फिर यहाँ पर वो आ जाती है और बोलने लगती है कि सिस्टर तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है। एंड यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। तो फिर रैंडन कहने लगते कि नहीं, ये दादाजी ने भिजवाया है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है ना। तो फिर बाद में ऐसे उदास का मुंह लेकर वो नाटक करने लगती है और शीन बोलने लगती है कि ठीक है, मुझे तो लगा कि तुमने मेरा बर्थडे प्रेजेंट लाया है। देन यहाँ पर बाद में रैंडन से माफी मांगने लगती है। दूसरा उसके डैड रैंडन का कपड़ा छीन कर दे देते हैं शीन को और कहते हैं कि तुम कमाने क्या लगी हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम रख सकती हो, ऐसे भी हो तुम्हारी सोची सिस्टर है, तुम पहले दिन कहीं पर भी जा रही हो तो कुछ भी पहन कर जा सकती हो, लेकिन तुम अपनी बहन को एज ए बर्थडे प्रेजेंट तो दे ही सकती हो। फिर यहाँ पर ना चाहती हुई भी रैंडन को उसे वो कपड़ा देना ही पड़ता है। लेकिन हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर रैंडन ठान लेती है कि पास्ट लाइफ में उसने अपने फैमिली से जो भी अब्यूज चाहा है वो सारी चीजें वो इस लाइफ में बिल्कुल नहीं सहने वाली और वो इनका भी बदला निकाल कर रहेगी। यहाँ पर उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी शादी जो है वो सी के साथ में फिक्स हुए। लेकिन यहाँ पर रैंडन जाने से मना कर देती है। तो उसका डैड रैंडन पर हाथ उठाने वाला था। रैंडन उनका हाथ पकड़कर बोलने लगती है कि अगर तुम्हें इस शादी की इतनी फिक्र है तो जाकर अपने दामाद जी से ही पूछो कि आखिर वो कहाँ पर है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि जी तो उस समय शीन के साथ नाइट स्पेंड किया होता है, जिस वजह से वो और सो गया था और इस शादी में नहीं आ पाया था। चान यहाँ पर समझ जाता है कि रैंडन की फैमिली उससे बहुत ज्यादा ही टफ टाइम देती है। तो फिर यहाँ पर रैंडन को अपने करीब लाता है और कहता है कि अगर मेरे फियांसे की इजाजत हो तो हम इस वेडिंग को शुरू कर सकते हैं। उसका डैड बोलने लगता है कि तुम कौन होते हो यहाँ पर शादी को स्टार्ट करने वाले। फिर यहाँ पर चान अपना नाम बताता है एंड यहाँ पर उसका नाम सुनते ही उसके डैड उसके साथ में शादी करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि चान एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO होता है। उसकी मॉम भी यहाँ पर अपोज करती है, लेकिन उसके डैड उसकी मॉम को चुप करवा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैंडन चान को एज अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पर चान भी रैंडन को एज अपना वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर दोनों की किस भी हो जाती है, जहाँ पर रैंडन शॉक हो गई थी क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि चान उसे किस करेगा। इसके बाद में उनके घर जाने का टाइम आ जाता है। तो फिर चान उसे कहता है कि वहाँ कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। रैंडन यहाँ पर शर्माने लगती है। तो फिर चान उसे कहता है कि इतना करेज लेकर तुम मेरे साथ आई थी शादी का नाम लेकर और अब खुद ही घबरा रही हो मेरे घर चलने से। रैंडन कहते कि ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं थोड़ी सी शाय हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग चान के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चान के घर में बहुत सारे स्नूकर्स वाले टेबल होते हैं एंड रैंडन को समझ नहीं आता कि आखिर उसका कमरा कौन सा है। चान उसे कहने लगता है तुम्हारा कमरा क्या होता है, तुम तो मेरे साथ ही नाइट स्पेंड करोगी ना। रैंडन यहाँ पर कहते कि बिल्कुल नहीं और यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है उस पे। तो फिर बाद में वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा रूम ऊपर है। दूसरा वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कह देता है कि सभी न्यूज मीडिया में मेरे शादी के बारे में न्यूज फैला दो। और तो और यहाँ पर तो असिस्टेंट को यकीन नहीं होता कि उसके बॉस ने सचमुच शादी कर ली है। साथ साथ यहाँ पर चान उसे उसकी मैडम का सारा लगेज घर वापस लाने के लिए कहता है। दूसरे यहाँ पर हम अंकल और आंटी को देखते हैं, यानी कि रैंडन के मॉम एंड डैड को। एंड यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि अगर उसने उस चान के साथ में शादी कर ली है तो हम जी की फैमिली को क्या कहेंगे। यहाँ पर अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है हमारे हाथ में सोने की मुर्गी आई है और तुम चाहते हो कि मुझे इतने आसानी से जाने दे। जी का जितना वैल्यू नहीं होगा उसका into 100 टाइम्स उस चान का वैल्यू है, तो हमें खुश होना चाहिए। और जी को तो हम बाद में हैंडल करके कुछ बहाना दे देंगे। दूसरे हम यहाँ पर रैंडन को देखते हैं, जिसे याद आता है कि वो तो अपना सामान लेकर ही नहीं आई है। तो फिर यहाँ पर वो चान को बुलाने लगती है एंड चान उसे जवाब देने के बदले उसे अपने और खींच लेता है। रैंडन कहते हैं कि मैं बुला रही थी तो जवाब देने नहीं हुआ। तो वो कहता है कि माफ करना, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। फिर वो अपने कपड़ों के बारे में पूछने लगती है और वो कहता है कि टेंशन मतलब असिस्टेंट ने सारे तुम्हारे सामान वापस ला दिए है। फिर दूसरा यहाँ पर वो जाने लगती है। तो फिर चान उसे अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ पर रैंडन चिल्लाती है और वह दोनों के दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर रैंडन उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से उठने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर बाद में चान बोलने लगता है कि तुम खुद मुझे लेकर गिरी थी, दिखती तो इतनी पतली हो लेकिन तुम्हें ताकत तो हाथियों जैसी है। फिर यहाँ पर बाद में उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया था। यहाँ पर वो उसे बोल देता है कि कल जाकर हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। रैंडन बोलते कि उसकी क्या जरूरत है। चान बोलता है कि जरूरत वो तो कंपलसरी है ना, हमारी शादी हो चुकी है, न्यूज में भी इन सब बातों को सभी लोगों को पता चल चुका है, तो मैरिज सर्टिफिकेट होना तो लीगल काम है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम जी को देखते और शीन को देखते। शीन यहाँ पर मन ही मन खुश हो रही थी कि रैंडन ने बिलीव भी नहीं किया होगा मेरे लिए जी अपनी शादी छोड़ देगा। यहाँ पर बाद में जी को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो उसे उस न्यूज के बारे में बताने लगती है। एंड यहाँ पर जी उस न्यूज को देख के दिल मिला आ जाता है और सीधा
पूछने लगता है कि शीन को तुम ये सारी बातें बताती। शीन यहाँ पर उन दोनों के फोटोज देखकर शॉक हो जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में जी होता है जो कि शीन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो लगता है तुमने ये जानबूझकर किया है नाइट स्पेंड करना ताकि मैं अपनी वेडिंग में ना जा सकूं, और तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था। यहाँ पे बेचारी बोलती रह जाती है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरा कोई भी इरादा नहीं था ऐसा और मुझे इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। हो सकता है शायद से ये सब डेजी का चाल हो क्योंकि वो डेजी का भाई है एंड डेजी ने ये सारी चीजें की हो। फिर यहाँ पर जियो से धमकी दे देता है कि अपनी बहन पे कुछ ज्यादा ही नजर रखो, अगर कोई भी चीज मिस आउट हुई तो तुम देख लेना। इतना बोल को वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम रनन को और चान को देखते हैं जहाँ पर रनन चान से बोल रही होती है कि देखो मैरिज रजिस्ट्रेशन जाने से पहले हमें कुछ रूल सेट करने होंगे एंड यहाँ पर बाद में वो से एग्रीमेंट से लगती है। चान कहते कि ये सब करना फिलहाल जरूरी है, तो रनन कहती है कि हाँ इतनी जल्दी जल्दी में जो हमारी शादी हुई है। फिर यहाँ पर वो से रूल्स बताने लगती है। सबसे पहला रूल कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी तो फिर तुम्हें मुझे बताना होगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगी बल्कि हम डिवोर्स ले लेंगे। एंड दूसरा, पब्लिक में हम तो हस्बैंड वाइफ है लेकिन प्राइवेट में हम खुद से डिस्टेंस मेंटेन कर रखेंगे और तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। यह में छानस एग्रीमेंट को लेता है। रनन को लगता है कि शायद से वो उसे साइन करेगा, लेकिन चान यहाँ पर उसे फाड़ फोड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या ये कोई ड्रामा लगता है जहाँ पर तुम ये सारे एग्रीमेंट्स निकलवा रही हो। एंड वो उसे लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर पहुंच जाता है। रनन यहाँ पर अपने खुद के घर का हाउस होल्ड सर्टिफिकेट लाना भूल ही गई थी, लेकिन चान बोलता है कि टेंशन मत लो वो मेरे पास है। रनन कहता है कि वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जब उसका असिस्टेंट रनन के लगेज लेकर आया होता है, साथ साथ में वो यहाँ पर उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी लेकर आ गया था। एंड ये बात सुनकर चान को बहुत खुशी मिलती है। फिर बाद में फाइनली उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया होता है, जहाँ पे चान उस मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर बोल देता है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट भी मैं रखूंगा। यहाँ पर रनन उसे कुछ बोले इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो कि रनन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। रनन कहती है कि जाने दो, अब तुम्हें रिग्रेट भी हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जियो से समझाने लगता है कि देखो मैं सचमुच लेट उठा जिस वजह से मैं वेडिंग तक नहीं आ पाया, लेकिन तुम मुझे एक और मौका तो जरूर दे सकती हो। मन में रनन कहने लगती है लेट उठा ये तो बता रहा है, लेकिन किस वजह से लेट उठा ये नहीं बता रहा। यहाँ पर जियो से कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम अलग रहे। रनन यहाँ पर उसे कह देती कि नहीं अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई और है और मेरी शादी किसी और के साथ हो गई है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी कहने लगता है तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा क्योंकि मैं इकलौता इतना अच्छा पीस हूँ पूरे वर्ल्ड में और तुम मुझसे प्यार भी करती हो। रनन यहाँ पर उसे कह देते कि प्यार और तुमसे मेरे दिल में तुम्हारा जी नाम का जेड भी नहीं है और आए बड़े प्यार की बात ही करने वाले। वह यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा मुझे लगता है तुम दोनों का चक्कर बहुत पहले से चल रहा था, वरना अचानक से तुम दोनों शादी इतना जल्दी कैसे ही कर सकते हो, तुम मुझ पर चीट कर रही थी। फिर यहाँ पर रनन उसे कह देती है कि कौन किसको चीट कर रहा है वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जी यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चान आगे बढ़ जाता है जहाँ पर जी रुक जाता है। फिर बाद में यहाँ पर रनन चान से कहने लगती है कि मुझे अपने शादी के पहले दिन ही यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी को नहीं देखना है, तो चलो हम घर पर चलते हैं। एंड यहाँ पे वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर रनन मन में सोच रही होती है कि एक बार बस मुझे सारे के सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने दो, फिर देखना मैं जी की कैसे बेइज्जती करवाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर चान रनन से कहता है कि अगर तुम वापस से जी के बारे में सोचती रहोगे तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। एंड यहाँ पर रनन मुंह पर हाथ कर कहने लगती कि नहीं मैं जी के बारे में ना ही सोचती और ना ही सोचूंगी, तो तुम्हें मुझे किस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर चान कहने लगता है कि चलो घर चलते हैं। रनन कहते कि हम घर पर ही तो है, तो चान बोलता है कि शादी के सेकंड वाले दिन हमें तुम्हारे घर पर विजिट करना होता है। तो फिर रनन कहते कि हाँ मैं इस चीज के बारे में कैसे बोल सकती हूँ, तुम रहने दो, तुम ऑफिस जाओ, मैं खुद ब खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें वहाँ पर आकर अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर रनन चली जाती है अपने घर पर जहाँ पर उसके मॉम डैड उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि जाओ और अभी के अभी जी से माफी मांग कर आओ, साथ साथ हमें उसे पेनल्टी भी पे करनी है। यहाँ पर आनंद बोलने लगती पेनल्टी, कौन सी बात की पेनल्टी? तो उसके डैड बोलते हैं वो तुमसे शादी करने वाला था, इस वजह से हमने उसे 100 मिलियन लिए थे, तब वो सारे पैसे हमें उसे वापस लौटाने होंगे।
रनन यहाँ पर मना कर देती है और कह देती कि जिसने पैसे लिए वही वापस करे, मेरा और उसके बीच में तो ये डील नहीं हुई थी। यहाँ पर उसके डैड साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगी। लेकिन इतने में चान अपने असिस्टेंट और गार्ड के साथ में आ जाता है एंड गार्ड यहाँ पर उसके डैड को पकड़ लेता है। फिर बाद में यहाँ पर चान मना कर देता है कि मेरी वाइफ किसी से भी माफी नहीं मांगेगी। इतना बोलकर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आंटी उन्हें रोकती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारी शादी हमारे घर की बेटी से हुई है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ब्राइड्स प्राइस पे करना चाहिए। तो फिर चांद बोल देता है कि ठीक है, कुछ दिनों में मेरा असिस्टेंट या मेरा कोई बंदा यहाँ पर आके वो चीज देकर चला जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे थे जहाँ पर रनन साफ साफ चांद को मना करती है वो चीज पे करने से, लेकिन चांद कह देता है कि नहीं, मैंने उस घर की बेटी से शादी की है तो रिचुअल के अकॉर्डिंग मुझे वो करना ही होगा। यहाँ पर रनन से कही जाए थी कि मत दो उन्हें पैसे, मत दो उन्हें पैसे, एंड यहाँ पर चांद से किस कर देता है और बोलता है कि एक और बार कुछ कहा तो बार बार किस करता रहूंगा। तो रनन यहाँ पर चुप बैठ जाती है। दोस्त हम यहाँ पर रनन को देखते हैं जो कि अपनी बेस्टी डेजी से मिली थी। डेजी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी मेरे बड़े भाई के साथ हुई है, आखिर तुमने उसके साथ शादी क्यों की। तो फिर यहाँ पर रनन झूठ झूठ बोलने लगती है कि मेरा और तुम्हारे भाई का लव एट फर्स्ट साइट था, इस वजह से। तो फिर डेजी बोलते कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, मुझे मेरे भैया से पूछे दो। रनन कहते कि वो तो तुम आराम से पूछना, लेकिन फिलहाल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लाई हूँ। और यहाँ पर रनन उसे कहने लगती है कि मुझे एक कंपनी ओपन करनी है। डीसी बोलते कि मेरे नाम पर। वो कहते कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी को ओपन करूँ और मैं टक्कर दूँ जी को। एंड तुम्हें तो पता ही है मेरे ग्रैंडपा को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर मेरे मॉम और डैड उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर डेजी से कहती है कि आइडिया इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे भैया की हेल्प चाहिए रहेगी। तो फिर बोलते कि हाँ, वो सारी चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो सब कर लूँगी। दूसरा यहाँ पर वापस से डेजी उसके और उसके भाई के बारे में पूछने लगती है। तो फिर रनन यहाँ पर बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है एंड यहाँ पर डेजी अपने बड़े भाई चांद को कॉल लगाकर सब कुछ बताने भी लगती है। दूसरा हम यहाँ पर चांद को देखते हैं जो कि डेजी से कह देता है कि ये एडल्ट्स का मामला है, तुम जैसे बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है लिस्ट को लेकर कि उससे रनन की फैमिली को क्या क्या लिस्ट देना है एंड यहाँ पर बाद में वो लिस्ट का चांद अप्रूव कर देता है। साथ साथ वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मेरी आज से लेकर 1 मंथ तक शाम को जितनी भी मीटिंग्स होगी वो पोस्टपोन कर देना सुबह में, क्योंकि मैं शाम के समय कुछ काम नहीं चाहता। यहाँ पर असिस्टेंट मन में बोलने लगता है कि लगता है बॉस अपनी मैडम को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं कि शाम का फ्री टाइम वो उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर शीन ने बुलाया होता है रनन को अपने से मिलने के लिए और वो उसे कहने देती है कि तुम्हारी इतनी घाई क्यों है शादी करने की, तुम आराम से शादी कर सकती हो। और जहाँ तक मैंने सुना है वो चान है और चान को लड़कियां पसंद नहीं है, वो लड़कियों से दूर रहना चाहता है, तो फिर वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कैसे रेडी हो गया। यहाँ पे बाद में वो उसे वार्न कर देती है कि अगर मैं मेरे हस्बैंड के खिलाफ एक और भी उल्टी सीधी बात सुनूंगी तो फिर तुम याद रखना मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में बोलूंगी। यहाँ पे बाद में उसे कहने लगती कि ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ जी बहुत हार्ट ब्रोकन होगा, तुम्हें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन रनन बोलती है कि जो बात करने के लिए कहा है सिर्फ वो बोलो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर यहाँ पर शीनो से बताने लगती है कि देखो अब तुमने चांद के साथ में शादी कर ली है तो फिर अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, इसलिए डैड कंपनी मेरे नाम पर कर रहे हैं और मैं नई CEO बनने वाली हूँ। तो फिर बाद में यहाँ से रनन उसकी बात को सुनकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर शीन से रोकती है और बोलती है कि इतना जल्दी तुम नहीं जा सकती। एंड यहाँ पर शीन पागलों जैसे खुद को ही थप्पड़ मारती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज़ निकालने लगती है। तो डैड भाग भाग कर आ जाते हैं, जहाँ पर वो डैड को कहने लगती है कि देखो ना, मैंने बस उसे इतना कहा कि डैड कंपनी मेरे नाम पर कर रहे हैं तो इससे मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि मैं कंपैटिबल नहीं हूँ इस कंपनी के लिए। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि तुम्हें तो शीन के लिए खुश होना चाहिए कि वो CEO की पोजीशन पर गई है और मैं कहा तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, तुम अभी भी उसके असिस्टेंट बनकर उसकी हेल्प कर सकती हो। यहाँ पर रनन को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं आपको कुछ भी कह लूँ, आप साइड लेने वाले तो शीन के ही हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रनन CEO के डेस्क पर बैठी थी। तो फिर यहाँ पर मैनेजर आकर उसे कहने लगता है कि आप CEO के डेस्क पर बैठी हो और आप CEO नहीं हो तो आपको यहाँ से उठ जाना चाहिए। एंड रनन यहाँ से उठ जाती है। फिर बाद में वो मैनेजर उसे प्रोजेक्ट का टास्क देने लगता है, लेकिन रनन बोल देती है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो शीन का काम था, तो फिर ये प्रोजेक्ट तुम मुझे क्यों हैंडल करने के लिए दे रहे हो। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि अब से मालकिन मैं हूँ तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। एंड यहाँ पर शीन के साथ साथ जी भी आया होता है उसी ऑफिस के अंदर। रनन कहने
लगती है कि लगता है तुम्हारे बीच की दूरी अब धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही पास आते जा रही है। फिर यहाँ पर शीनू से बोल देती है कि देखो ये प्रोजेक्ट लो और जल्दी से कंप्लीट करो और मुझे वापस दे दो, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। रनन यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं मेरे सालों की मेहनत का प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर क्यों करूँ। तो फिर यहाँ पर शीनू से धमकी देने लगती है कि ठीक है मत करो, अगर ज़्यादा ही हिम्मत है तो जाओ और जाकर डैड से बात कर लो। रनन कहती है कि ठीक है मैं जाकर डैड से बात कर लूँगी। एंड यहाँ पर वो डैड से बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो उन्हें बोलने लगती है कि आखिर मैं अपनी मेहनत शीन के नाम पर क्यों करूँ। तो उसके डैड उसे समझाने बुझाने लगते कि तुम शीन के नाम पर कहाँ कर रही हो, तुम तो मेरी कंपनी के नाम पर कर रही हो ना। यहाँ पर रनन अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि ये मेरा प्लान है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे नाम पर जाना चाहिए, कंपनी का फायदा तो हो ही जाएगा। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, तुम्हारा नाम आए या फिर शीन का नाम आए, शीन तो तुम्हारी बहन जैसी है और उसका अच्छा जाना तो तुम्हारा हक बनता है। रनन यहाँ पर क्या देती है, अगर आप यही सब करना चाहते हो तो मुझे इस कंपनी में नहीं रहना है, मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। इतना बोलकर वो वहां से फिर चली जाती। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो आकर अपने बॉस चान को सब कुछ बता देता है कि आपकी वाइफ को कंपनी से निकाल दिया गया। एंड यहाँ पर चान बाद में टेंशन में आ जाता है कि कहीं बेचारी गम में ना रो रही हो। तो फिर वो फटाक से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। चान उसे ढेर सारे कॉल लगाता है लेकिन एक भी कॉल रनन पिक नहीं करती। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते घर पहुंच जाता है और हर एक रूम में उसे ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट थक जाता है और सोचने लगता है कि ये बॉस इतना धीरे चला करता था कि मेरी स्पीड बढ़ जाती थी, लेकिन अब इसे देखो यहाँ वहाँ भाग रहा है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पर चान उससे अपनी गाड़ी की चाबी मांग लेता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुके उसके लोकेशन को ट्रैक करो और मुझे भेज देना। फिर यहाँ पर फाइनली रात हो जाती है जहाँ पर उसे रनन मिल जाती है और वो रनन से कहने लगता है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं पिक करी थी। रनन से कहती कि माफ़ करना, वो मेरा फ़ोन का बैटरी आउट हो गया था ना, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती थी। रनन यहाँ पर चान से पूछती है लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो। तो फिर चान कहने लगता है कि सुबह से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, असिस्टेंट ने आके मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी में बुली कर दिया गया और तुम्हें वहाँ से फायर कर दिया। रनन यहाँ पर कहती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फायर नहीं कर सकता, मैं खुद वहाँ से रिजाइन कर कर आई हूँ। इसके बाद में वो लोग घर की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर चान के मामला आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। यहाँ पर रनन मन में सोचने लगती है कि इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से कई ज्यादा अमीर है, लगता है मेरा डाइवोर्स आज ही होकर रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर बैठे रहते हैं। तो फिर यहाँ पर चान की मम्मा रनन से पूछने लगती है कि मुझे सच सच बताना, इसने तुम्हारे साथ फोर्सफुली शादी की है। तो रनन कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो यहाँ पर उसके डैड पूछने लगते कि आखिर तुम दोनों को डेट करते हुए कितना टाइम हुआ है। एंड यहाँ पर चान बोल देता है 8 साल। रनन बोलती कि हमें मिले हुए 8 दिन हुए हैं। एंड यहाँ पर ये 8 साल बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर वो लोग ऐसे नाटक करते हैं कि जैसे वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हो। यहाँ पर उसकी मामा से कह देती है कि देखो अगर ये लड़का तुम्हें जरा सा भी परेशान करे तो तुम मुझे बताना, और हाँ मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर एज अ वाइफ रहती रहोगी, वरना मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती। फिलहाल मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके सामने एक बॉक्स को रखती है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर का पेंडेंट होता है। रनन वो लेने से मना कर देती है लेकिन चान कहता है मदर इन लॉ का दिया हुआ गिफ्ट कभी ना नहीं बोलते। साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स, कंपनी के एसेट्स, शेयर्स और अपना डेबिट कार्ड रख देती है और कहती है कि ये सब बस मेरी तरफ से, लेकिन बाकी की चीजें मैं तुम्हें कल आकर दे दूंगी। रनन कहते कि ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे इतना कुछ दे दिया है और आप मुझे क्या ही देना चाहोगे। दूसरा यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि क्यों ना आज रात को हम रुक कर पार्टी करें, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इन्हें पर्सनल टाइम देना चाहिए। और इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रनन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम जो मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चान कहता है कि ऐसा क्यों, उन्होंने बड़ी प्यार से तुम्हें ये सब दिया है। रनन कहते क्योंकि हमने ऑलरेडी मेरे मॉम डैड को 200 मिलियन का डाउरी दिया है, तो मुझे नहीं लगता इतनी महंगी महंगी चीजें एक्सेप्ट करना ठीक रहेगा। तो फिर चान से बोलने लगता कि ठीक है नहीं लेना तो मत लो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। रनन यहाँ पे मन में कहने लगती है कि शादी तो मैंने इसके साथ ऐसी ही की थी, लेकिन लगता है धीरे धीरे मैं इसके साथ प्यार में पड़ने लगी हूँ। एंड यहाँ पे वो किस करने से मना कर देती है। चान उसे कहते कि लगता है तुम्हारे हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही फास्ट हो रहे, और ऐसे भी मेरी सिस्टर ने कहा था कि तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट था, तो क्या सच में तुम मुझे पसंद करती हो। रनन यहाँ पर चिल्लाकर
शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर रानन और डेजी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी अपनी कंपनी के प्लान को लेकर रानन को बताने लगती है। रानन कहती है कि देखा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। फिर यहाँ पर इतनी टाइम में छान आ जाता है। रानन यहाँ पर छान से पूछती है, तुम्हें क्या कुछ काम नहीं है जो तुम यहाँ पर आ गए? छान मन में बोलने लगता कि काम तो बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें मिस करना बंद नहीं कर सकता। और वो उसके सामने कहते कि नहीं, मुझे मेरी बहन से मिलने का मन किया तो मैं आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी उसे अपनी कंपनी के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर छान 1 मिलियन का अमाउंट ट्रांसफर कर देता है रानन पर। रानन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही पैसे तुमने ट्रांसफर कर दिए? छान कहता है इसमें क्या हुआ, ऐसे भी मैं अपनी वाइफ को कंपनी ओपन करने में सपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे शेयर्स भी तो मिलेंगे। फिर यहाँ पर मैं डेजी बोलती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ ना, बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कम से कम उसका 50% तो मुझे दे दो? लेकिन यहाँ पर छान से कुछ नहीं देता और वहाँ से अपनी वाइफ यानी कि रानन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर हम शीन को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उस कंपनी के बारे में उसे बताने लगता है और कहता है कि मार्केट में एक नई कंपनी आई है जो इस प्लान के ऊपर वर्क कर रही है एंड वहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्लान और प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाए। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि उस कंपनी के बारे में पता लगा और मैनेजर बोलने लगता है कि उस कंपनी का ओनर कोई और नहीं बल्कि आपकी सिस्टर रानन ही है। एंड यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूर से यहाँ पर रानन अपनी कंपनी में होती है, जहाँ पर वह सभी स्टाफ्स को मोटिवेट करती है। इसके बाद में वो लोग अपने कैबिन में जाते हैं तो फिर यहाँ पर डेजी उसे एक इन्विटेशन देती है एक इवेंट का और कहते हैं कि इस इवेंट में शीन भी आने वाली है, तो फिर ये बड़ा अच्छा मौका है उन लोगों से बदला निकालने का। एंड यहाँ पर रानन और डेजी उस इवेंट में पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर शीन और जी आ जाते हैं। शीन कहने लगती कि मुझे नहीं पता था तुम सच मुझे इस इवेंट में आ जाओगी। रानन बोलती है कि अगर मेरी बहन ने मुझे इस इनविटेशन को दिया होगा तो मुझे तो इस इवेंट में आना ही था, और अच्छा हो मैं यहाँ पर आई, मुझे अपनी न्यू कंपनी से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड यहाँ पर वो अपना कार्ड देती है जो कि जी रख लेता है। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे यकीन था तुम यहाँ पर जरूर आओगी, जरूर तुम्हारा मन अब उस छान से उब चुका होगा, तो फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए आई हो ना, मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम छान को डिवोर्स दे दोगी उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ सेकंड हस्बैंड बनने के लिए रेडी हो जाऊंगा। यहाँ पर डेजी को गुस्सा आता है और वो कहने लगती कि छान से उब चुकी है मेरी फ्रेंड, तुम क्या सपने देख रहे हो? मेरा भाई बहुत अच्छा है और वो कभी भी बोरिंग इंसान नहीं है। एंड यहाँ पर बाद में रानन उसे कहती है कि शांत रह जाओ, उसे तुम्हारे भाई छान के बारे में नहीं पता होगा कि मैं उसके साथ कितना प्यार करती हूँ, और रही बात उसे डिवोर्स देकर तुम जैसे इंसान से शादी करने की, मेरा मतलब है तुम जैसे थ्रैश से शादी करने की, तो ये बात तो भूल ही जाओ, सपनों में भी ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर ये ठान लेता है कि दिन ब दिन को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और मेरे लिए लड़की परफेक्ट रहेगी, तो लगता है मुझे इसे अपनाना ही होगा। दूसरा यहाँ पर रानन वॉशरूम में होती है, जहाँ पर न जाने की उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। एंड यहाँ पर रानन समझ जाती है कि जरूर उस ड्रिंक में किसी ने कुछ तो मिलाया ही होगा, मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर वो बेहोश होती है, शीन यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीन ने उस वेटर को पैसे दिए होते ये सारे काम करने के लिए, एंड उस वेटर ने ही रानन की ड्रिंक में कुछ गोली मिलाई थी, जिस वजह से रानन की ये हालत हुई है। फिर यहाँ पर शीन उसे लेकर एक रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बच पाती हो। एंड वो वेटर यहाँ पर आ जाता है। शीन उसे कहने लगती है कि याद रखना, मुझे एकदम अलग अलग एंगल में फोटोज और वीडियोस चाहिए जहाँ पर उसका फेस साफ साफ दिखाई दे रहा हो। एंड यहाँ से वो बाद में जाने लगती है, जहाँ पर वो वेटर बेचारी रानन के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर रानन बहुत जोर से चिल्लाती है एंड फाइनली यहाँ पर छान आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। रानन उसे पूछती कि तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई, एंड छान उससे माफी मांगने लगता है। एंड इसके बाद में छान यहाँ पर उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर रानन उसे जाने से मना करती है, तो छान उसे हक करने लगता है। यहाँ पर रानन को नाइट में सारे होते हैं, जहाँ पे वो पौध देने लगती है, तो छान यहाँ पर उसे कंसोल करता है और आराम करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, यहाँ पर रानन छान पर चिल्लाने लगती है कि राखी तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। छान बोलने लगता है कि तुम उल्टा क्यों मुझे बोल रही हो, तुमने ही मुझे यहाँ पर रुकाया था और कल रात तुम ही मुझे कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, इस वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ था। रानन कहते कि झूठ मत बोलो। यहाँ पर छान उसे कहता है कि तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रानन कहते कि हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी ड्रिंक पी थी और किस वजह से ये सब हुआ था। छान कहते कि ठीक है, टेंशन मत लो। फिर यहाँ से वो ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज को हम रिकवर नहीं कर सकते, तो छान बोलता है कोई बात नहीं, उस वेटर को अपने हाथ में ले लो और उसे छोड़ना मत जब तक वो तुम्हें सब कुछ बता ना दे। दूसरा यहाँ
पर डेजी और रैनन मिलते हैं। डेजी कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि शीन कुछ ना कुछ करेगी। मुझे तो लगता है इन सब के पीछे शीन का और जी का पूरा हाथ है और उसने ये सब जानबूझकर किया होगा। रैनन कहती है कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद में यहाँ पर रैनन देर रात तक काम करने लगती है, जहाँ पर उसका प्रोजेक्ट फाइनली खत्म हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर चली जाती है स्नैक्स लेकर, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा वाला स्नैक यानी कि चान शर्टलेस खड़ा होता है अपने बटन ओपन करके। चान यहाँ पर रैनन से कहने लगता है कि लगता है तो मेरे प्यार में गिरते जा रही हो। रैनन बोलती कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर डिनर लेकर आई थी। दूसरा हम यहाँ पर रैनन के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और उसका सारा प्रोजेक्ट डिलीट कर चुरा कर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर रैनन को प्रेजेंटेशन देना था, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन शीन देती है, जहाँ पर डेजी कहने लगती है कि ये तो हमारा ड्राफ्ट है, ये इसके पास में क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर रैनन सभी के सामने बोल देती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। शीन कहने लगती है कि माना कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी। यहाँ पर रैनन उस ड्राफ्ट की फाइल को दिखाती तो है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था। तो फिर बाद में रैनन बोलते कि ठीक है, तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है ना, दे दो। एंड यहाँ पर वो से कहने लगती है कि जरा हर एक पेज पढ़कर देख लेना, सारा का सारा प्रेजेंटेशन उल्टा सीधा है। शीन बोलने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद ब खुद बना है और मुझे पता है कि ये सब कुछ प्रॉपर है। तो शीन यहाँ पर सभी से कह देती है कि पेज नंबर 32 पर सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर शीन कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है रियल वाली फाइल लेकर और कहने लगता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर हो रहा, कि मुझे पता था ऐसा सब कुछ जरूर होगा, इसलिए मैंने 2 फाइल्स बनाई थी, एक जो मेरी कंपनी के डेस्क पर थी और वो फेक थी, और एक जो मेरे साथ मेरे घर पर थी और वो अभी मेरे पास है। एंड यहाँ पर बाद में वो उन सभी को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, जहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट है रैनन को मिल जाता है और इसे कंपनी वाले बहुत खुश होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चान से पूछती है कि तुमने मेरी इसमें बहुत हेल्प की है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। एंड यहाँ पर चान उसे करीब आता है। रैनन को लगता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन चान उसे खाना बनाने के लिए बोल देता है। दूसरा यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रैनन को नींद आ रही थी, तो फिर यहाँ पर चान के बेडरूम में सोने के लिए आ जाती है। रैनन यहाँ पर बेड पर सोती है तो चान यहाँ पर जमीन पर। इसके बाद में सुबह होती है तो दोनों एक साथ में बेड पर होते हैं, जहाँ पर रैनन चान के ऊपर चिल्लाने लगती है। चान कहते कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें ही रात को बुरे सपने आ रहे थे, तो फिर मैं तुम्हें बस कंसोल करने के लिए ऊपर आया था, इस वजह से। फिर यहाँ से चान चला जाता है। दूसरा यहाँ पर रैनन चान के लिए लंच बना रही होती है। डेजी कहते कि तुम्हें खाना बनाना तो सचमुच आता है ना। रैनन कहती कि हाँ, वो मैंने बस कभी बनाया नहीं है, लेकिन तुम मेरे टैलेंट को नजरअंदाज मत करो, मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाने आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन खाना बना लेती है, जहाँ पर डेजी उस चीज को तो स्मेल भी नहीं कर पा रही थी, और रैनन उस लंच को लेकर पहुंच जाती है ऑफिस में, जहाँ पर वो उसे उस चीज को ट्राई करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जैसे ही चान उसे स्मेल करता है, वो स्मेल बहुत वियर्ड होती है, लेकिन फिर भी रैनन के सामने उसका वो एक बाइट लेता है और कहता है कि ये तो बड़ा डिलीशियस बना है। इसके बाद में यहाँ से रैनन चली जाती है। दूसरा यहाँ पर रैनन अपने एक क्लाइंट से मिलती है। अनसा क्लाइंट और नहीं बल्कि उसके स्कूल का ही क्लासमेट होता है, जिसका नाम होता है लियो। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि मैं उस दिन शादी में था, जहाँ पर मैंने ये सारी चीजें देखी, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लेते हैं एंड लियो उसे छोड़ने के लिए घर तक आ जाता है। एंड सारी चीजें चान ऊपर से देख रहा था। फिर यहाँ पर वो रैनन से कहने लगता है। रैनन कहते कितना गुस्सा क्या कर रहे हो, शायद तुम जेलस फील कर रहे हो। चान कहते कि नहीं, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, तुम एक लौती वुमन हो जो मेरे घर पर रहती हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। रैनन बोलने लगती है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट डे रैनन रेडी होकर जाने लगती है, तो चान उसे रोक के कहता है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। रैनन बोलती कि नहीं बाबा, मैं डेट पर नहीं, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं एक वेडिंग सीन को, जो कि होता है जी का और तौशीन का। यहाँ पर रैनन उन दोनों को वार्निंग दे देती है, लेकिन यहाँ पर शीन बोलते कि तुम्हें हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर रैनन पहुँच जाती है चान के ऑफिस में, उसके लिए एक बार फिर से लंच लेकर। यहाँ पर चान को सारा लंच उसके सामने खत्म ही करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो घर पर बीमार पड़ जाता है, जहाँ पर हम एक मेड को देखते हैं। तो फिर यहाँ पर रैनन उस मेड से बात करने लगती है। मेड यहाँ
पर रानन को काम करने के लिए बोलती है। रानन बोलती है कि अगर मैं सारे काम करूँगी तो आपका क्या काम है यहाँ पर। तो वो मेड यहाँ पर रानन से कहती है कि मुझसे जुबान मत लड़ाओ, बचपन से लेके अब तक मैंने उसका ध्यान रखा है, तो देखना छान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो छान को सूप पिलाने लगती है। जहाँ पर वो जाने लगती है तो रानन छान को स्वीट टॉफी देती है, लेकिन मेड चिल्ला कर बोलती है कि तुम मुझे स्वीट्स नहीं दे सकती क्योंकि अभी अभी उसने मेडिसिन लिया है और स्वीट खाएगा तो ये और बीमार पड़ जाएगा। तो फिर यहाँ पर छान मेड से कह देता है कि वो मेरी वाइफ है, उसे जो चाहे वो करेगी, आप उस पर नहीं सुना सकते। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप अपने घर पर वापस जा सकती हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर वो मेड अपनी बेटी वाई को लेकर आ जाती है और कहने लगती है तुम्हें तो याद होगा ही कि तुम दोनों बचपन में कैसे एक दूसरे के साथ घर घर खेला करते थे और तुम हस्बैंड बना करते थे और मेरी बेटी वाइफ। यहाँ पर रानन उनकी बातों को सुन रही होती है। फिर यहाँ पर वाई अपने हाथों से उसे सूप पिलाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर छान मना कर देता है और कहते कि मैं ये सूप नहीं पीने वाला, और मेड को वार्न कर देता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे मेरे घर पर कोई और स्ट्रेंजर नहीं चाहिए। और फिर चला जाता है वो रानन को मनाने के लिए। रानन यहाँ पर उससे नाराज थी, तो फिर छान बोलता है कि लगता है इस बार तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो। रानन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। छान बोलता है कि आप एक्सेप्ट कर भी लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन यहाँ पर रानन वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर रानन और लियो होते हैं जो कि उस कंपनी से बाहर निकल रहे थे, एंड तभी वहाँ पर जी गुस्से में आता है एंड यहाँ पर एक वैन होती है जो जी को टक्कर मार लेती है। तो फिर रानन जी को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है रिपोर्ट लेकर, एंड यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में रानन जी को बताने लगती है कि देखा किसी ने तो हायर किया था उस ड्राइवर को ताकि वो तुम्हारी जान ले सके। यहाँ पर शीन आ जाती है जो रानन पर चिल्लाती है, लेकिन रानन यहाँ पर शीन से कह देती है कि मैंने यहाँ पर उसे लाकर उसकी जान बचाई है, तो मुझ पर चिल्लाना बंद कर दो। दूसरे यहाँ पर लियो होता है जो कि रानन से कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब डिवोर्स लेना चाहिए। यहाँ पर रानन शॉक हो जाती है और लियो कह रहा था कि हाँ तुम्हारा जो मैरिज है वो तो सिर्फ गाय में हुआ था, उस दिन मैं वहाँ पर था और मुझे सब कुछ पता चल गया था, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अब डिवोर्स दे देना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें तो सॉर्ट हो चुकी है। रानन यहाँ पर कहती है कि मैं ये बात चांद से कह दूंगी, ये हमारा पर्सनल मैटर है। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर रानन ये बात सुनकर शॉक हो जाती है एंड यहाँ पर लियो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता चांद तुम्हें पसंद करता है। एंड यहाँ पर पीछे से छान आता है जो कि उसकी बातों को सुन लेता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो लगता है तुम बड़ा उससे प्यार करते हो। यहाँ पर वो उसे रोकती है और लियो को मारने से मना करती है। छान कहते हैं कि अभी भी तुम लियो का साइड ले रही हो, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम मतलब पर किसी को भी मारो। फिर यहाँ पर बाद में वो लियो से माफी मांगती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना और हाँ मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करती हूँ। एंड यहाँ पर वो छान की ओर देखती है और कह देती है कि मैं छान से प्यार करती हूँ, जहाँ पर छान धीरे धीरे ब्लश भी करने लगता है। दूसरा यहाँ पर जी आ जाता है जो कि उससे मदद मांगने लगता है। रानन कहते कि इसी बदले में मुझे क्या मिलेगा। जी यहाँ पर कहता है कि जो तुम मांगोगी वो सब मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर आ जाती है शीन जहाँ पर जी उस टॉपिक को बदल देता है। दूसरा यहाँ पर रानन को कुछ वियर्ड सी फीलिंग आ रही होती है और वो बाद में कहने लगती है कि न जाने क्यों मुझे जी पर कुछ अजीब सा शक जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जी और शीन से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जी की मॉम कह देती है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो लोग अलग से कहीं और रहते हैं, जहाँ पर वो उन्हें घर का एड्रेस देती है। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग उस घर पर आते हैं शीन और साथ साथ में वहाँ पर जी का भाई भी होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि जी नहीं किया होता है। इसके बाद में यहाँ पर जी रानन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी गलती तो नहीं है लेकिन छान की गलती इसमें बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पर वो छान को चाकू मारने के लिए आगे आता है, जहाँ पर उसके बीच में रानन आ जाती है। साथ में असिस्टेंट भी आता है जो कि उनकी जान बचाता है एंड रानन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं और फिर यहाँ पर छान उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि आगे से अगर कुछ भी ऐसा होगा तो तुम अपने आप को कभी भी मेरे बीच में नहीं लाओगी, जो होगा वैसा होने देना और नेक्स्ट टाइम से इतना हार्मफुल कदम मत उठाना। दूसरा यहाँ पर रानन के डैड होते हैं जो कि उससे माफी मांगने के लिए आ जाते हैं और कहते कि देखो हमारी एक बेटी तो ऑलरेडी जा चुकी है, मैं नहीं चाहता कि हमारी दूसरी बेटी के साथ भी कुछ हो जाए। रानन कहते कि अब जाके आपको पता चल रहा है कि आपकी दूसरी बेटी यानी कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपने तो मुझे फैमिली का मेंबर माना ही नहीं था और आपने सारी कंपनी शीन के नाम पर जो कर दी थी और कहा था कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। डैड यहाँ पर उसे बहुत माफी मांगता है लेकिन रानन यहाँ पर उन्हें माफ करने के लिए रेडी ही नहीं होती। इसके बाद में यहाँ पर रानन और छान घर पर चले
ले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। एंड ये किस मेकअप में बदल जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ पूरी एक नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद में चान होता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो मुस्कुरा रहा था और उसको मुस्कुराता देख यहाँ पर उसका असिस्टेंट डरने लगता है और मन में सोचता है ये सचमुच हंस रहा है या फिर बहुत ईविल स्माइल कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है चान को, जो बताने लगते कि रानन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पर रानन को किडनैप किया होता है उसी के डैड ने। फिर उसका डैड यहाँ पर कॉल लगा लेता है चान को एंड रानन से कहते हैं कि सिखाओ अभी क्या अभी यहाँ पर 2 बिलियन लेकर आ जाए, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर वो हाँ भी बोल देता है, जहाँ पर उसका डैड चाकू लगा लेता है रानन के गले पर। पैसे लेने के बाद भी वो रानन को छोड़ता नहीं है। वो यहाँ पर जैसे ही वो रानन को मारने वाला था, चान यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो चाकू चान को लग जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके पैरों का कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस चल भी पाएगा या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो उससे डिवोर्स मांग लेता है, जहाँ पर डेजी रानन को समझाती है कि मेरा भाई फिलहाल अपने पैरों की वजह से तुम्हें डिवोर्स दिला है। रानन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे डिवोर्स बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर रानन उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड अचानक से रानन यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली चान खुद से उठ जाता है एंड रानन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। एंड यहाँ पर हमें एक गुड न्यूज़ मिलती है कि रानन प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पर चान वापस से चलने भी लगता है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी फैमिली सभी लोग बैठकर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। एंड फाइनली 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ पर रानन हॉस्पिटल में होती है और उसे बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पेन है, 2-3 आवर्स के लिए और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिलीवरी कंटिन्यू हो सकती है। एंड यहाँ पर रानन सारा का सारा ब्लेम डाल देती है अपने हस्बैंड चान पर। एंड यहाँ पर वो उसके बाल खींचने लगती है, उसे काटने लगती है और इस पर चिल्लाने लगती है, जो कि प्रेगनेंसी के नॉर्मल साइंस होते हैं। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।